आखिर ये हो क्यों नहीं पाया? लेकिन मुझे लगता है कि इन सारे अधिकारियों के नाम लेने की जरूरत है। निष्क्रियता है ये आप मान रहे हैं, फिर ये गांव के लोग मिलकर के अपनी ग्राम सभा की बैठक में ये काम क्यों नहीं कर पाते? अब आपके पास इसका समाधान क्या है? डॉक्टर त्रिपाठी, आपका पक्ष क्या है? हम जानना चाहते हैं आपका पक्ष। नमस्कार, आपका पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं राधेश्याम दीक्षित। आपके जहन में, आपके दिमाग में और समाज के लिए हर वो ज्वलंत सवाल जिसकी जवाब के इंतजार में आप हैं, अब आपको मिलेगा, माकूल जवाब मिलेगा। और हर वो सवाल होगा बेबाक, जिसका जवाब हमारे मेहमान सीधे दो टूक देंगे और इसमें रखेंगे वो अपना पक्ष, और साथ में वही साबित होगा आपका पक्ष। आज हमारे दो मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके त्रिपाठी, जो न केवल उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सचिव रहे, बल्कि पशुपालन विभाग के आप संयुक्त निदेशक के पद पर सालों आपने दायित्व का निर्वहन किया है और पशुपालन विभाग में एक जागृति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और वर्तमान में आप भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के उत्तर प्रदेश राज्य के मानद जीव जंतु कल्याण अधिकारी हैं, और साथ में एक ऐसा संगठन जो न केवल सभी दिशा में जागृति के लिए एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है, उसके आप अध्यक्ष हैं, यूनाइट फाउंडेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर त्रिपाठी। और हमारे साथ हैं योगेश मिश्र जी, जो न केवल अधिवक्ता हैं बल्कि इस पूरे विषय पर बेबाकी से काम करने वाले पीपल्स फॉर एनिमल के लिए भी आपने सेवाएं दी हैं। आपने उत्तर प्रदेश में इस समस्या को के जड़ में जाकर उसे गहराई से देखा है और साथ ही ये समझने की कोशिश की है कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। समाधान के कई प्रयास भी किए हैं, उसके विभिन्न आयामों और पक्षों से आप वाकिफ़ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, आज हम बात कर रहे हैं गो रक्षक या गो रक्षा अभियान या गो संवर्धन और गो सेवा। ये तीन शब्द अलग अलग हैं, लेकिन इसका समग्र और मूल तत्व ये है कि गोवंश हमारे समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो और समाज उसके संरक्षण के लिए आगे बढ़े। आखिर ये हो क्यों नहीं पा रहा? क्या महत्वपूर्ण कारण आपको नजर आता है? देखिए राधेश्याम जी, समाज गाय की रक्षा में लगा हुआ है और समाज गाय के संवर्धन में लगा हुआ है। वह मतलब आज जो गौवंश आपके पास है वह समाज की वजह से है। आपका शासन प्रशासन की जो नीतियां हैं, यह गौ हत्या का मूल कारण है। इन्हीं की वजह से आज गौवंश का कटान हो रहा है, गौवंश की तस्करी हो रही है, गौवध हो रहे हैं। इसमें समाज की भूमिका इनको बचाने की है और शासन प्रशासन जिनका दायित्व है कि वो इनकी रक्षा करें, वो लोग कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ चंद लालच के लिए तस्करों के साथ मिलकर के इस गलत कार्य को प्रोत्साहित करते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है डॉक्टर त्रिपाठी। जो बात आपने कही है, एक तो समाज के आप अनुरक्षण कर रहे हैं, ये सवाल महत्वपूर्ण है कि समाज अगर इतना हितकारी है गोवंश के प्रति, तो आखिर गोवंश सड़कों पर वो छोड़ता क्यों है? ये सवाल का जवाब भी हम लेंगे। लेकिन उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि जो सरकारी महकमा है, जो शासन और प्रशासन के लोग हैं, वो गौवध निवारण अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करवाते, इसलिए गोवंश के साथ सारे तरह के गलत काम हो रहे हैं और गोवंश बेसहारा हो गया है। इसमें कितनी सच्चाई? राधेश्याम जी, जैसा योगेश जी ने बताया, गोवध निवारण अधिनियम बन चुका है। 2002 में 100% गोवध निवारण के लिए बना था। अब एक जगह तो आपने अधिनियम बना दिया है, जो सरकार की तरफ से था, अधिनियम बन गया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन बहुत ज़रूरी है। और क्रियान्वयन के लिए अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, 1955 में जब गोवध निवारण अधिनियम बना था, उस समय ये सोच थी कि जितना भी गोवंश बेकार हो जाएगा, जो बेसहारा होगा या जिसे लोग नहीं पसंद करेंगे, उसको हम गौसदनों में या गौशालाओं में रखा जाएगा और उनको वो सरकार की तरफ से उनको थोड़ा सा अनुदान भी दिया जाता था। लेकिन ये धीरे धीरे करके यह प्रथा वो ख़त्म होती गई, क्योंकि सरकार की तरफ से भरण पोषण के लिए या संरक्षण के लिए धनराशि दिया जाना बंद हो गया। अब इसी पर ही गौ सेवा आयोग एक बन गया 1999 में। इससे थोड़ा सा पहले एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि 1964 में एक धर्मादा होती थी, प्रत्येक मंडियों में धर्मादा होता था, जिसका कि एक अंश गोवंश के संरक्षण या उसके भरण पोषण के लिए भी वो धन खर्च होता था। धर्मादा को बदल करके मंडी समिति के मंडी का सेस बन गया। 1964 की बात है। अब मंडी सेस में 2% जो उसका पैसा आता था लाभ का, उसका 1% आधा गोवंश को बचाने के लिए दिया जाना चाहिए था। 1964 से लेकर के 99 तक नहीं दिया गया। 99 में ये सोच हुई कि क्यों नहीं दिया गया, गौ सेवा आयोग बन गया, जिस पर यह कहा गया कि 1% इनको दिया जाना है।
और उस पैसे से, मंडी परिषद के पैसे से, जितनी हमारी गौशालाएं थी या दूसरे भी इस तरह की संस्थाएं थी, तो उनको गोवंश के भरण पोषण के लिए या उनको साज सामान के लिए उसको दिया जाने का ये रखा गया। दूसरा एक और बात है कि इसी जो हमारा के जो 2002 में गोवध निवारण अधिनियम बना, इसको भी गोवध को रोकने, इसका क्रियान्वयन करने और गोवंश को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए भी काम गौ सेवा आयोग का था। लेकिन डॉक्टर साहब, जो आरोप है योगेश जी का, वो सीधा आरोप ये है कि सरकारी मशीनरी के नाकारेपन या उनकी निष्क्रियता या उनके काम न करने की वजह से ये सारी समस्या है। आप ये कह रहे हैं कि गोवध निवारण अधिनियम पूरी तरह से लागू है, यानी इसके आधार पर कहीं पर भी गोवंश की कटौती या उनकी तस्करी या अवैध कोई उनके साथ गलत काम नहीं हो सकता। और इस अधिनियम के लागू होने के बाद अगर क्रियान्वयन नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी है। निश्चित। दूसरा है कि जो गो सदन बने थे, वो गो सदन कहीं उसकी चर्चा नहीं होती। सरकार ने 4,500 गो आश्रय स्थल खोल दिए, यानी सरकारी मशीनरी का धन तो पूरा आ रहा है लेकिन काम नहीं हुआ। 4,500 गो आश्रय स्थल और बुरी हालत में है। वहाँ गोवंश के साथ एक तरह से जेल में जैसा बर्ताव कैदियों के साथ होता है, उससे बुरा बर्ताव गोवंश के साथ हो रहा है। न उनका पोषण पूरा हो पा रहा है। सरकार जो 30 रुपये प्रति गोवंश दे रही है वो पूरा नहीं हो रहा है। आयोग के अधिकृत लोगों का यह कहना है कि सरकारी मशीनरी में जो विभिन्न विभाग इसमें शामिल हैं, जिसमें धन भी बढ़ गया, गो निधि एक बना दी गई, उसके अलावा सेस भी आ गया, आबकारी का भी एक सेस उसका हिस्सा बन गया, उसके बावजूद भी इतनी सारी मशीनरी, राज्य स्तर पर अलग मशीनरी, जिले स्तर पर अलग मशीनरी, मंडल स्तर पर अलग मशीनरी, नीचे के स्तर पर ब्लॉक लेवल पर मशीनरी, लेकिन ये सब मशीनरी खरबों रुपए इनके केवल वेतन पर जाते हैं। गोवंश का तो भला नहीं हो रहा। पशुपालन विभाग के द्वारा जो पशुपालन विभाग के जो भी सोच थी वो ये थी कि जो गोवंश का मालिक होगा उसके लिए हम पशु चिकित्सा कार्य करेंगे। लेकिन इन्होंने गो सदन भी बना रखे थे। गो सदन में भी सोच थी कि चराई पर जानवर जी लेंगे। अब इसमें वन विभाग ने जमीन तो दिया, 8 गो सदन है, उसकी जमीन भी दिया। अब चराई के लिए वो कहाँ चरेंगे, जबकि उनको रोका गया कि गायों को चरने नहीं दिया जाएगा। अब चरने नहीं दिया जाएगा तो उनका भरण पोषण भी तो होना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, जिसमें कि उनके मरने की स्थिति भी हो गई। जैसा अभी सरकार ने इस बीच में 2017 के बाद इम्प्लीमेंटेशन पर जोर हुआ, क्रियान्वयन पर जोर हुआ। और इसमें हमारा कुछ जो, जैसा कि योगेश जी ने बताया कि इसमें कहीं ना कहीं ये वो आपस में था कि हमारे गोवंश कट रहा था, जिसके लिए 2017 के बाद जितने भी स्लॉटर हाउस है सब बंद करवा दिए गए। और जो बड़े स्लॉटर हाउस हैं एपेडा के अंतर्गत वो 28 वो भी चल रहे हैं, लेकिन जितने भी छोटे थे जहाँ पर चोरी छिपे होने की चांसेस थे उन सबको बंद करवाया। अब जैसे ही बंद करवाया, अब उसी समय स्थिति भयावह हो गई। भयावह ये हो गई कि जितना भी गोवंश था सब सड़कों पर आ गया। योगेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। आप ये कह रहे हैं कि एक तो निष्क्रियता है, ये आप मान रहे हैं, क्योंकि ये जितना भी कानूनी जामा है इसको ठीक से पहना ही नहीं जा पाया। इसीलिए न तो पुलिस उसमें पूरी सक्रियता से अपनी जिम्मेदारी निभाती है, न तो नगर निगम या जितने भी नगर निकाय हैं उनका जो दायित्व है वो केवल कोरम कागज़ पर फाइलों में पूरा करते हैं। तीसरा है कि पुलिस के अधिकतर लोगों को गोवध निवारण अधिनियम नहीं पता। मैंने अपने एक SPRA से बात की, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सारे अधिकारियों के नाम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनको पता नहीं है तो उनके दायित्व में ये पूरी तरह से नाकामी है, नकारापन है उनका। और अगर आप गृह विभाग की बात करें, उनके पास नियमित ब्यौरा हर दिन पहुंचता है हर जिले का कि वहाँ क्या हो रहा है। उस ब्यौरे को देखने के बाद भी अगर वो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो ये तो दोष उनका है। और साथ में जो पशुपालन विभाग के अधिकारी हैं, हर जिले में एक CVA है जिसके अंदर पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, जो अलग अलग ग्राम पंचायतें उनके अंतर्गत आती हैं। वहाँ पशुपालन का कार्य तो उनको करना ही है, वो उसका निर्वहन नहीं करते। इसमें कृषि विभाग भी आता है, जो एक तरफ तो दावा ये करता है कि हम जो जैविक खेती करवाएंगे, लेकिन उसको गोबर की फिक्र नहीं है, उसको गोवंश की रक्षा की मतलब नहीं है, उसका ये दायित्व नहीं बनता कि वो किसानों की समस्या को समझे, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करे। तो ये समस्या का समाधान होगा कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना दीक्षित जी, कि गौवंश की रक्षा ना शासन कर सकता है, ना प्रशासन कर सकता है, ना वन विभाग कर सकता है, ना गौसेवा आयोग कर सकता है। गौवंश की रक्षा जो दूध पीता है वो करेगा। भारत का जब आम आवाम गाय का दूध पीता है तो भारत के आम आवाम की जिम्मेदारी है कि वो गाय की रक्षा करे। ये सरकारी महकमे के बुते का रोग नहीं। इसका मतलब ये बड़ी बीमारी हो गई कि सरकार कहती है कि हम बचाएंगे। नहीं, सरकार गलत कहती है कि हम बचाएंगे। सरकार गलत कहती है हम बचाएंगे, क्योंकि जब हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन जीवन शैली में गौवंश जन्म के
गर्भधारण संस्कार से लेकर के मृत्यु के बाद तक, अंतिम भोज तक, हर जगह गाय को एक संस्कार के रूप में मान्यता दी गई है। व्यक्ति के मरने के समय भी उसके हाथ में गाय की पूंछ दी जाती है, कहा गौदान कर दो नहीं तो स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। तो उस स्थिति में आपने नगर निगम में कह दिया साहब गाय नहीं रहेगी। अरे आदमी रहेगा, गाय नहीं रहेगी। अगर आदमी रहेगा और गाय नहीं रहेगी तो फिर गाय का दूध क्यों पिया जाएगा? तो ये जो एक तरफ गोवध निवारण अधिनियम है जी, और नगर निकायों के अंदर उसकी व्यवस्था का प्रोविजन होना चाहिए था कि गौशालाएं अंदर होती, लोगों को गोवंश के पालन की एक अधिकृत उनको नियमावली मिलती। पहले लाइसेंस की व्यवस्था थी, क्या लाइसेंस की व्यवस्था खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जितनी भी मेथड हैं, ये सब समाज को गुमराह करने के लिए हैं। शासन की किसी भी नीति का मैं समर्थन नहीं करता। मैं एक बात जानता हूँ, आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, वह गाड़ी किसी भी अपराध में संलिप्त पाई जाती है तो वह गाड़ी की संलिप्तता के आधार पर पुलिस आपको ढूंढना शुरू कर देती है। ठीक इसी तरह अगर गौवंश मेरा है तो गौवंश के कान पर आज तक शासन ने टैगिंग क्यों नहीं की? क्यों हमें ये पता नहीं कि ये गौवंश योगेश मिश्रा का है या राधेश्याम जी का है? अगर शासन ने गौवंश के कान पर टैगिंग कर दी होती, इसके बाद वह गौवंश किसी भी अपराध में लिप्त पाया जाता, किसी के परिसर में घुस करके खा रहा होता, या किसी के घर में किसी को चोट पहुंचा रहा होता, या सड़क पर आवारा घूम रहा होता, या कोई भी गलत काम कर रहा होता, तो उसके लिए योगेश कुमार मिश्रा रिस्पॉन्सिबल होते। हमारा पशुपालन विभाग को टैगिंग करने के लिए टैग के बटन दिए जाते हैं, टैग की मशीन दी जाती है और चिन्हित किए जाते हैं कि जहाँ जितने गौवंश हैं उतने उनको बटन और मशीन दी जाती है कि आप जाकर टैगिंग करिए। पशुपालन विभाग पिछले 70 साल में अपने क्षेत्र की टैगिंग ही नहीं कर पाया। नहीं, अब इसी पर मैं थोड़ा नहीं, मैं उसी पे बता रहा हूँ। पिछले साल से जितने भी गोवंश है सबको टैग लगाने की व्यवस्था हो चुकी है, प्रत्येक जानवर के उनके नाम से। और अगर आपने देखा होगा किसान क्रेडिट कार्ड में अब पशुधन का भी अंकन होना शुरू हो गया है। एक आदमी के पास सपोज कि 4 जानवर हैं, गोवंश है, ये जो गोवंश दिया जा रहा है ये टैग करके दिया जा रहा है? नहीं, इनको नहीं, जो उनके अपने हैं गोवंश उनको टैगिंग शुरू हो गई है। उनकी टैगिंग सबके शुरू हुई। यह राष्ट्रीय स्तर पर यह रखा गया कि प्रत्येक गोवंश को टैगिंग की जाएगी, जिसका कार्य चल रहा है। तो एक तो यह है। अब दूसरा, इसमें परेशानी कहाँ पर हो रही है? टैगिंग कान पर लग गया, अब वो किसी झाड़ी में आकर के टैग फंस गया, अब उसका कान फट गया। अब किसानों ने हल्ला मचाया कि ये तो बहुत गलत चीज़ है, टैगिंग नहीं होनी चाहिए। माने एक तरफ तो आप कह रहे, दूसरा हमारा प्रश्न दूसरी तरफ है, कितना % कान कटते हैं? बहुत ही नगण्य है ये। फिर दूसरा एक और चीज़ जो कि अभी मैं बताऊंगा, हमारा 23 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में, और गोवंश कितना है? लगभग 2 करोड़। 2 करोड़ गोवंश 23 करोड़ पर, इसके माने कि एक आदमी पर 2 गोवंश हुआ। तो इसमें हमारे समाज को भी आगे आना पड़ेगा गोवंश को बचाने के लिए। अब दूसरा ये है कि इस गोवंश का अब क्या किया जाए। जैसा कि अब शुरू हुआ है, एक पिछले साल से एक योजना चली, गोवर्धन की योजना। गोवर्धन पूरा नहीं, गोवर्धन, जिसके अंतर्गत CNG गोबर गैस को बना करके CNG बनाना, जैविक खाद बनाना, ताकि हमारा जो बाहर पैसा जा रहा है यूरिया का वो भी ना जाए और हमारा गोबर से भी जैविक खेती शुरू हो जाए। ये चीज़ जो अभी शुरू हुई है, जैविक खेती के दिशा में अभी तक जो किसानों को सहयोग मिलना चाहिए वो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ना उनके प्रोत्साहन की दिशा में जो कृषि विभाग और पशुपालन विभाग है, इनका कोई समन्वय दिख रहा है। ना इसमें जैव विकास ऊर्जा बोर्ड, जिसका ये दायित्व है कि किसानों के यहाँ पहुंचकर वो इन सारी मशीनरी के उपयोग करते हुए उनके यहाँ ये प्लांट लगवाए। अगर गोबर गैस की बात करें तो जितने भी प्लांट लगे थे उसमें आधे से ज़्यादा निष्क्रिय हैं, आधे से ज़्यादा में तकनीकी खामियां हैं और उसके निस्तारण आज तक नहीं हुए। इसलिए उसके प्रचार प्रसार के बाद भी लोगों की रुचि, किसानों की रुचि उसमें समाप्त हो गई। तो अब असली मुद्दा ये है कि एक तरफ डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी कई तरह के उसमें उपक्रम चला रहा है। सवाल ये है कि एक तरफ सरकारी मशीनरी खरबों रुपए उस पर पैसा लगाती है प्रचार प्रसार अपने प्रशासनिक व्यवस्था बनाने में, लेकिन उसका परिणाम बहुत कम आता है। देखिए वजह क्या है? देखिए, परिणाम के लिए तो फिर वही वाली चीज़ है। परिणाम में सरकार ने पैसा खर्च किया, काम किसको करना है? किसान को करना है। जब ये हमारी लाइट आ गई तो वो कह रहा है कि अब गोबर गैस की हमें जरूरत क्या है। हमारा जो ये इस समय योजना जो चल रही है गैस के सिलेंडर देने की, उज्ज्वला स्कीम, जब ये उज्ज्वला के लिए हमारे पास आ गया तो हम गोबर गैस क्यों लगाएं? उसने गोबर गैस के जो प्लांट हैं उसमें गोबर डालना बंद किया। क्या इसको आप समझ रहे हैं कि सरकार डालेगी? सरकार तो नहीं डालेगी, उसी आदमी को डालना पड़ेगा। योगेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसी आदमी को डालना पड़ेगा।
अपने दायित्व से वो विचलित हो रहा है, यानी जो मालिक है देश का, जो नागरिक है, वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहा है, वो अपनी चीज सरकार पर छोड़ेगा, तो क्या ये उसका परिणाम तो नहीं? नहीं, अपनी चीज सरकार पे नागरिक नहीं छोड़ रहा। सरकार जबरदस्ती नागरिक के क्षेत्र में घुस रही है। कैसे? हमने तो नहीं कहा था कि हमको उज्ज्वला योजना में कैसे आप क्यों देने आए? वोट बैंक। हाँ, आप हमारा वोट बैंक लेना चाहते हैं। हमने नहीं कहा था हमारे घर में बल्ब लगा दो। हमारे यहाँ बढ़िया हंडे की लाइट से खाना बनता था, हम सुख से जी रहे थे। आप क्यों जबरदस्ती तार लेके हमारे गांव में घुसे चले आ रहे हैं? हमने तो नहीं कहा था। हमने तो नहीं कहा कि आप मेरे गांव में पक्की सड़क बना दो। है, हमारा काम चल रहा था, हम बैलगाड़ी में आराम से जीवन यापन कर रहे थे। आपने क्यों बैंक खोला? क्यों बैंक हमको ट्रैक्टर के लिए लोन दे रहा है? क्यों हमें मोटरसाइकिल के लिए लोन दे रहा है? जब ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल आएगी तो पक्की सड़क भी आएगी, और जब पक्की सड़क आएगी तो फिर वहाँ नेता पहुँचेगा, फिर नेता पहुँचेगा तो नेतागिरी बताने लगेगा। जनता अपने, जैसे अभी कोरोना काल में आप देखिए, जब प्रकृति में मनुष्य का हस्तक्षेप बंद हुआ तो अपने आप नदियां साफ हो गई, तालाब साफ हो गए, झरने साफ हो गए, वातावरण साफ हो गया। उसी तरह भारत के आम जनमानस के बीच में अगर सरकारी योजनाओं को जबरदस्ती इंजेक्ट करके नहीं ठूसा जाएगा तो भारतीय जनमानस सनातन पद्धति से जीता चला आ रहा है, अनादिकाल से, ऋषियों के काल से जीता चला आ रहा है। उसको किसी सरकार राजा की जरूरत नहीं है। उसके अंदर मतलब कि अपने कर्तव्यों का बोध है उसे। आप ऑस्ट्रेलिया से दूध लाकर जब भारत में बेचेंगे तो भारत का दूध का व्यापारी जो है, उसका दूध उसको लाभ नहीं देगा तो वो मजबूरी है कि अपनी गाय सड़क पे छोड़ देगा। ऑस्ट्रेलिया से दूध लेने तो आप गए हो ना, भारत का वो किसान तो गया नहीं जो गाय का दूध धो करके 60 रुपए किलो बेच रहा था। आप विदेशों से खली मंगा रहे हैं, विदेशों से एनिमल फीड मंगा रहे हैं, क्योंकि आपके कमीशन और आपकी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं, और आप सत्ता में बैठे हैं तो आप वहाँ से चीज़ों को लाकर जबरदस्ती गाँव में इंजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप गाँव में उन चीज़ों को इंजेक्ट नहीं करेंगे तो गांव का तो एक स्वाभाविक स्वरूप है कि वो दूध दोहता है, बेचता है, पैसे मिलते हैं, उससे गाय को खिलाता है। योगेश जी, आपने जो बात कही है उससे और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राम पंचायत का जो व्यवस्था है वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन में बहुत व्यापक है, और ग्राम पंचायतों को एक तरह से स्वयंभू या कहें कि पूरा सशक्त किया गया है। ठीक है। फिर ये गाँव के लोग मिलकर के अपनी ग्राम सभा की बैठक में ये काम क्यों नहीं कर पाते? ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। तो अगर ये संविधान में उनकी जागृति बढ़ेगी तो प्रशासनिक हस्तक्षेप को, यहाँ तक कि प्रधान को भी वो हटा सकते हैं। तो लेकिन इसकी जागरूकता कहाँ है भाई? हमारा कहना यह है कि हर जगह कानून की जरूरत कहाँ है? पिता पुत्र को स्नेह करे, माँ बेटे को स्नेह करे, बेटा माँ बाप की इज्जत करे, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। कानून से कोई सफल नहीं मिलता, कोई नहीं है। क्योंकि तो उसी तरह हम जब अपना गौवंश है, गाय हमारी माँ है, ये धर्म आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक हम गाय के हर पहलू से जुड़े हुए हैं। अगर घर में पूजा कथा भी होती है तो गाय के गोबर का गौरी गणेश रख करके पूजा होती है। जब ये व्यवस्था है हमारे जीवन शैली की, तो उस जीवन शैली के बीच में नगर निगम को क्या जरूरत ये कहने की नगर निगम परिसर में एक भी गाय नहीं रहेगी? नगर निगम का दावा ही है कि हाईकोर्ट का ये निर्देश है कि हाईकोर्ट का निर्देश क्यों है? हाईकोर्ट का निर्देश इसलिए है क्योंकि आपने गोचर की जमीन और तालाब की जमीनों पर कब्जा करा दिया लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा। लेकिन सरकार का निर्देश है कि गोचर की जमीनें खाली कराई जाएं। नहीं, तो निर्देश है ना, सरकार कह रही है कि सब खाली हो गई। नहीं, निर्देश है, क्रियान्वयन कहाँ हुआ आज तक? डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप? सरकार ये कह रही है कि गोचर की जमीनें खाली करा ली गई और उन्हीं में 4500 गौआश्रय स्थल भी बनाए गए हैं और हर जगह उसकी व्यापक व्यवस्था है। जितने भी भूमाफिया हैं उनके खिलाफ सरकार दावा कर रही है कि सारे भूमाफिया उन्मूलन एक तरह से अभियान चलाया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ? नहीं, देखिए एक और चीज़ मैं बताऊं, जब 70 साल से ये चीज़ नहीं हुई तो ओवरनाइट एक ही रात में बदल जाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात, जैसे कि योगेश जी ने कहा है, इनके बात पर बहुत ही सहमत हूँ। आज के जो हमारा भौतिकवादी युग हो गया है, जिसमें कि जब तक कि लाइट आपके घर पर नहीं होगी तो आपको सही माना आपको अच्छे आदमी माना अच्छा भौतिकवादी उसकी संज्ञा नहीं दी जाएगी, उसको संज्ञा नहीं दी। दूसरा ये कि इनको सम्मान की भी कमी हो गई। एक गाय भैंस चराने वाला को वो सम्मान नहीं दिया जाता है जो कि एक स्कूटर का मैकेनिक को मिल रहा है। 2022 में मोदी सरकार ये कह रही है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसानों के लिए समृद्धि कर देंगे, किसानों के लिए सम्मान निधि दे रहे हैं। ये सब क्या किसान के हित में नहीं? देखिए, मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं राष्ट्र हित में है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आज तक
70 साल में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि वो हर चीज को पैसे से तौलती है, बस यही गड़बड़ी हो रही है। मोदी जी ये नहीं बताते हैं कि हम इतने किसानों का भला करेंगे, वो कहते हैं इतने लाख करोड़ का प्रोजेक्ट मैं किसानों के लिए लेके आ रहा हूँ। अरे भाई रुपए क्यों गिना रहे हो? आप हमको ये बताओ कि 1 करोड़ किसानों का भला होगा, 50,000 गौवंश का भला होगा, 30,000 बच्चों का भला होगा, 1.5 लाख महिलाओं का भला होगा। आप ये नहीं बताता। आज जो भी योजना आती है, चाहे वो IAS हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सब ये बताते हैं मैं इतने लाख करोड़ का प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, उतने लाख करोड़, लेकिन उससे होगा क्या किसी को पता नहीं। 20 लाख करोड़ रुपए कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने टीवी पे आके घोषणा करके बांट दिया और 20 लाख करोड़ रुपए बट भी गया, लेकिन पहुंचा किसी के पास नहीं। उसमें तो सरकार का दावा है कि किसान सम्मान निधि बहुत बड़ा हिस्सा है। नहीं, किसानों को उसमें 1.5 लाख दावा है ना, 1.5 लाख। निर्मला सीतारमण जी ने, जो वित्त मंत्री हैं देश की, उन्होंने 5 बार अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ की व्यवस्था कर दी है, तमाम तरह की स्कीम शुरू कर दी है, उद्यान, कृषि और सब चीजों में स्वरोजगार की। हमारा कहना यह है कि सरकार को उन विषयों में घुसने की जरूरत क्या है कि आप गमला लगाइए, पेड़ लगाइए, नहर बनाइए, पेड़ क्यों? सरकार का काम है ये सब। सरकार को व्यवस्था तो देनी पड़ेगी। नहीं देनी पड़ेगी सरकार को व्यवस्था। भाई हमारे यहाँ जब एक ग्राम समाज है, क्या आप मतलब कि सनातन जीवन शैली में जाइए तो क्या राम के समय में रामचंद्र जी जाकर के गाँव पौधे लगवाते थे? या भगवान श्री कृष्ण के काल में आप जाते तो क्या भगवान श्री कृष्ण सड़कें बनवाते थे? ऐसा कहीं कोई आंकड़ा लेकिन नहीं आज के समय में वो व्यवस्था काम नहीं कर रही। नहीं, वो व्यवस्था काम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हर जगह आप घुसे हुए हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार जिस दिन हटा दिया जाए। हाँ बिल्कुल, जिस दिन गंगा का प्रदूषण खत्म करने के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट रिलीज होना बंद हो जाएगी, उसी दिन गंगा साफ हो जाएगी। जो इस पूरी चर्चा का हिस्सा है वो है समाधान क्या है। योगेश जी, इस समस्या का समाधान आपकी नज़र में क्या है? आपने शासन व्यवस्था को दरकिनार करने की बात की है, उसको व्यवस्था से हटाने की बात की है क्योंकि उसमें दीमक लगा हुआ है। अब आपके पास इसका समाधान क्या है? शासन का धन अनावश्यक रूप से जब जनता के कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में भेजा जाएगा, लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं है, ये कॉकस मिलकर कर लेता है। कर रहा है जी, भेजा जाएगा तो हर व्यक्ति जहां शहद है तो मक्खी भिनभिनाने लगती है। हमारा कहना यह है कि सबसे पहले शासन प्रशासन का काम रेवड़ी बांटना नहीं है, तो वह रेवड़ी बांटना बंद होना चाहिए। ठीक, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, लोगों के पीड़ा के निदान के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जब तक आप देखें विधायक निधि नहीं थी, सांसद निधि नहीं थी, ग्राम प्रधान की निधि नहीं थी, तब तक कोई समस्या नहीं थी। आपने करोड़ों रुपए विधायक निधि और सांसद निधि दे दिया, क्या हुआ? क्षेत्रों में भ्रष्टाचार बढ़ गया। और जब आज से 25 साल पहले 20 साल पहले ये चीजें नहीं थी तो उतना भ्रष्टाचार भी नहीं था। तो आप क्यों अनावश्यक पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्यों अनावश्यक पैसा बांटते हैं? बिल्कुल, ये आपने अपना पक्ष रखा है। डॉक्टर त्रिपाठी, आपका पक्ष क्या है कि इसके समाधान में सरकारी मशीनरी की सीमा, सरकारी मशीनरी की कार्यशैली, उसके निगहबानी या उनके दायित्व बोध या उनके कार्य का पूरा क्रियान्वयन की एक नियमित रिपोर्टिंग लेने की एक पूरी व्यवस्था है, फिर ये फेल क्यों हो जाता है? इसको ठीक कैसे किया जाए? नहीं, इसको जैसा कि मैंने बताया है कि हमारा जनप्रतिनिधि जो है, जो नीचे का धरातल वाला जो जनप्रतिनिधि है, वो अगर गांव के जितने भी लोग हैं उनको उसके ऊपर विश्वास हो जाए, अगर विश्वास हो जाए तो निश्चित है कि ऊपर की मशीनरी भी स्वतः सही होनी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इसमें बहुत बड़ा बिंदु है। एक तरफ 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों के प्रधानों को हटाने की व्यवस्था है, लेकिन न तो केंद्र सरकार ने, न तो राज्य सरकार ने, न तो पंचायती राज विभाग ने कभी इसका प्रचार नहीं किया। क्या ये सोची समझी रणनीति है? नहीं, इसको हम एक सोची समझी रणनीति कह सकते हैं या कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। नहीं, जागरूकता इस मामले में जो एक प्रधान, निश्चित है कि प्रधान जानता है जो संशोधन हुआ उसके बारे में, प्रधान जानता है, लेकिन गांव वालों को बताना ही नहीं चाहता है। और उसका विपक्षी जो दल था, जो अभी तक उसके हर बात में उसके विपक्ष में बैठता था, जानता वो भी है, लेकिन वो जानता है कि जब हम आ जाएंगे अगली बार तो हमारे लिए भी तो यही होगा। तो इसके माने कि कहीं ना कहीं सरकारी तौर पर जागरूक करने की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को पूरा कैसे किया जाए इस पर यह सोचना ये पड़ेगा। जो हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको अब इनके बीच में एक कड़ी बननी पड़ेगी। लेकिन सरकार का मोदी जी 8:30 बजे आकर पूरे देश को एक ही विषय से अवगत करा सकते हैं। वो सुबह 10 बजे आकर सबसे ताली थाली
बजवा सकते हैं, वो क्या एक दिन आकर ग्राम पंचायतों की व्यवस्था के लिए सार्वजनिक अपील में जन जागरूकता के लिए प्रयास नहीं कर सकते? वो मोदी जी या वो केंद्र सरकार, उसकी ये शक्ति है कि वो एक दिन के अंदर पूरे स्वच्छता के लिए व्यापक अभियान चला सकती है, खरबों रुपए स्वच्छता अभियान के प्रचार प्रसार के लिए चला सकती है। वो स्वच्छता निकायों के माध्यम से होनी है, तो निकायों की व्यवस्था के संबंध में क्या वो जागरूक नहीं कर सकते? निश्चित वो जागरूक कर सकते हैं। क्यों नहीं? निश्चित कर सकते हैं। वजह क्या है? नहीं, उसके पीछे भी वही है, क्योंकि 70 साल में जो आपके लाइन लगी हुई है एक एक करके, अगर आप देखें तो बहुत बड़ा जो एक घालमेल हो गया था, ये एक तरफ कानून था, उसका क्रियान्वयन था, जागरूकता बढ़ाने का, तो इतना अधिक कानून और ये सब हो गए, उनको तो किसी तरह से कम किया गया है। अब जागरूकता बढ़ाने के लिए पहले स्वच्छता वाला हुआ, स्वच्छता में भी निश्चित है कि बहुत कुछ अंतर पड़ा है। दूसरा कि इन्होंने जो दूसरी स्कीम्स बनाई, जैसा अभी कोरोना वाले में इनके कहने पर सब कुछ हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पक्ष को लेने के लिए हमने अपने विशेषज्ञों के पक्ष लिए हैं, और साथ में ये जो पूरी मूलभूत बातें निकल कर आई हैं कि सरकार जनता का भला नहीं कर सकती, जनता को जागरूकता के लिए पहलकदमी करनी पड़ेगी। और आप अगर ग्राम पंचायत में रहते हैं तो हमारी पंचायत ऐप जो सरकार ने बनाया, जिसका प्रचार प्रसार कम किया, उसे आज ही डाउनलोड कीजिए। अपने प्रधान को, अपने सचिव को इस बात के लिए ताकीद कीजिए कि वो आज ही अपना पूरा डेटा, अपना पूरा ब्यौरा इस ऐप में भरे, और आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल केवल वीडियो देखने के बजाय आप उस ऐप के ज़रिए सारी सूचनाएं अपने पास लें। कानून में इस बात का प्रावधान है कि आपके गांव की दीवारों पर आपके पंचायत में क्या काम हो रहा है ये लिखा होना चाहिए, और नियमित तौर पर उसकी निगरानी के लिए अलग अलग समितियों को बनाए जाने का प्रावधान है। और आपकी पंचायत में ये समितियां बनी हैं, और अगर आप रोज़गार पाने के लिए परेशान हैं तो उसके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। आपका हक है, आपका अधिकारी आपको देगा। अगर वो आप नहीं देता है तो उसके खिलाफ लिखित शिकायत हर स्तर के अधिकारी को उसको प्रति के तौर पर आप दें। यही आपका नागरिक कर्तव्य है, और संविधान में आपका हक पाने के साथ में अपने दायित्वों का संज्ञान लेना, उनका निर्वाह करना, ये भी मूलभूत नागरिक दायित्वों में आता है। यानी अगर आप लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र के व्यवस्था के अंदर रहते हुए गोवंश की रक्षा करना चाहते हैं तो उसके प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा, उसके विभिन्न प्रकार के लाभों से परिचित होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नुकसान भी होता है तो वो गोवंश आपके जीवन का हिस्सा है, आपको उसे बचाना ही होगा, आपको उसके लिए आगे आना ही होगा, सरकार आपको कोई लाभ दे या ना दे। ये है आपका पक्ष, और इसके ज़रिए निकली हुई बातों पर 100% अमल तब हो पाएगा जब आप जागे रहेंगे, अपनी आँखों को खुला रखेंगे, अपने दिमाग के दायरे को ओपन रखेंगे, और हर जानकारी को लेने के लिए एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो चलिए आज ही शुरू होइए, अपनी पंचायत को जवाबदेह बनाइए, अपनी प्रशासनिक मशीनरी को जवाबदेह बनाइए, और अगर कोई अधिकारी आपके सवालों का माकूल जवाब नहीं देता है तो उसका दफ्तर तब तक मत छोड़िए जब तक कि उसकी कुर्सी छूट न जाए। तो आज के आपके पक्ष में हमारा योगेश जी का एक विशेषज्ञ के तौर पर, डॉक्टर त्रिपाठी का एक प्रशासनिक मशीनरी में काम करने के अनुभव के तौर पर पक्ष आज यहीं तक, और हमने अपना पक्ष आपको बताया है। अब आ रही आपकी है कि आपने क्या किया, क्या अमल शुरू किया, कितने कदम बढ़ाए। हम जानना चाहते हैं आपका पक्ष। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद। नमस्कार।